नमस्कार साथियों, एक दो दिन क्लास आपकी ऑफ रही क्योंकि ईद का त्यौहार आ जाने के कारण। हम जो पढ़ रहे थे पहले मेवाड़ का इतिहास, किसका इतिहास पढ़ रहे थे साथियों? मेवाड़ का इतिहास। उसमें आपको प्रारंभ से लेकर जो शासक बने उनके बारे में जानकारी दी और हम राणा मोकल तक पढ़ चुके थे। उससे पहले हमने रावल शाखा पढ़ी थी। इसके बाद में जो राणा शाखा हैं यानी कि जो सिसोदिया कहलाए उनको हम पढ़ रहे थे। तो उनमें से हमने लक्ष्य सिंह लाखा को भी पढ़ लिया और इसके बाद में मोकल पढ़ा। आज हम जो मेवाड़ के इतिहास का प्रमुख शासक जो कि तीन प्रमुखतः माने जाते हैं, राणा कुंभा, राणा सांगा व महाराणा प्रताप। कौन कौन साथियों? महाराणा कुंभा, राणा सांगा व महाराणा प्रताप है। इनमें से तीनों ही मेवाड़ के इतिहास में इन तीनों का सर्वाधिक योगदान रहा है, इसलिए प्रमुख रूप से इनको पढ़ना ज़रूरी है। और हर एग्ज़ाम में यदि मेवाड़ के इतिहास से प्रश्न आते हैं तो या तो राणा कुंभा से आता है या सांगा से आता है या महाराणा प्रताप से। प्रमुखतः इन तीनों में से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं राणा कुंभा। इसके अलावा आज मैं आपको कुछ करंट के जुड़ी हुई बातें भी बताऊंगा। पहले हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, फिर करंट अफेयर्स संबंधी जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो राणा कुंभा जो कि राणा मोकल की मृत्यु के बाद मेवाड़ का अगला शासक बनता है, जो कि मेवाड़ के इतिहास का सबसे प्रमुख शासकों में माना जाता है। तो साथियों, जो राणा कुंभा शासक बना इसका समय 1433 से 1468 माना गया है। कितना माना गया है? 1433 से 1468। राणा कुंभा मेवाड़ का प्रमुख शासक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके समय स्थापत्य कला व साहित्य की रचनाएं भी ज़्यादातर किसके समय हुई? राणा कुंभा के समय। और कहा जाता है जैसे श्यामल दास जी का वीर विनोद ग्रंथ है, उसमें बताया गया है कि राणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से लगभग 32 दुर्गों का निर्माण अकेले किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। इसलिए राणा कुंभा का काल सबसे महत्वपूर्ण कालों में से एक माना जाता है। तो आज हम साथियों तो राणा कुंभा को पढ़ते हैं। राणा कुंभा जो मैंने आपको समय बताया 1433 से 1468 तक यह शासक रहता है। राणा कुंभा ने सर्वप्रथम जो अभियान किए, जो विजय प्राप्त की, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो सर्वप्रथम राणा कुंभा ने किसने? राणा कुंभा ने 1437 कब साथियों? 1437 में, क्योंकि इसका काल कितना माना गया? 1433 से 1468। तो 1437 में इसने मालवा जो कि गुजरात का हिस्सा पड़ता है, जो मालवा प्रदेश है, इस प्रदेश का शासक था महमूद शाह। कौन था साथियों? महमूद शाह। महमूद शाह खिलजी यानी कि महमूद खिलजी। कौन था? महमूद खिलजी। कौन था साथियों? महमूद खिलजी। ये महमूद खिलजी भी मालवा से अपना क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था। मालवा पर तो इसका अधिकार था, इसलिए राणा कुंभा व मालवा का शासक महमूद खिलजी के बीच में संघर्ष होता है। कब हो रहा है? 1437 में।
कब हो रहा है साथियों? 1437 में। किन किन के बीच में हो रहा है? राणा कुंभा व महमूद खिलजी के बीच में। और इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं साथियों सारंगपुर का युद्ध। किसका युद्ध कहते हैं? सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया? सारंगपुर का युद्ध। किन दोनों के? क्योंकि ये मालवा पर अधिकार कौन करना चाहता था? राणा कुंभा। ये भी अपना क्षेत्र बढ़ाना चाह रहा था, इसलिए इन दोनों के बीच में 1437 में एक युद्ध होता है, उसे कहते हैं साथियों सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध, जिसमें राणा कुंभा महमूद खिलजी, वैसे महमूद खिलजी फर्स्ट था। कौन था साथियों? महमूद खिलजी फर्स्ट, इसको पराजित कर देता है और इस क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लेता है। किसका अधिकार हो जाता है साथियों? राणा कुंभा का। तो राणा कुंभा ने कई अभियान भी किए थे। इसी के समय राणा कुंभा, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ सर्वप्रथम? राणा कुंभा के अभियान। अभी मैं स्थापत्य कला, कौन से दुर्गों का निर्माण हुआ उनके बारे में जानकारी नहीं दे रहा। सर्वप्रथम 1437 में महमूद खिलजी के खिलाफ अभियान करता है। कौन सा युद्ध हो रहा है? सारंगपुर का युद्ध। और इसमें किसकी विजय हो जाती है? राणा कुंभा की। किसके? राणा कुंभा की। इसके बाद में, इसके समय, राणा कुंभा के समय एक अभियान होता है जो कि एक संधि होती है जिसे कहते हैं साथियों चंपानेर की संधि। किसकी संधि कहते हैं? चंपानेर की संधि। किसकी संधि कहते हैं? चंपानेर की संधि। ये संधि 1456 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1456 में। कौन सी संधि हो रही है? चंपानेर की संधि। ये मालवा का शासक है वह गुजरात का शासक है, अपनी सीमा को बढ़ा रहे थे और इन दोनों ने मिलकर एक समझौता किया कि जो मेवाड़ का पूर्वी हिस्सा व दक्षिणी हिस्सा जो आएगा उसका हम दोनों बांट लेंगे। क्योंकि ये चंपानेर की संधि जो की गई, एक तो कौन सा शासक ने के साथ हुई? गुजरात का शासक था। कहाँ का? गुजरात का। वह दूसरा था मालवा का। किसका? मालवा का। ये दोनों मेवाड़ को लेकर, किसको लेकर? मेवाड़ को लेकर संधि करते हैं जिसे कहते हैं चंपानेर की संधि। किसकी संधि कहते हैं साथियों? चंपानेर की संधि। कब हुई थी? 1456 में। यह संधि मालवा का, किसको पराजित कर दिया था? मालवा के इसने महमूद खिलजी को। महमूद खिलजी वह गुजरात का शासक है। किसका शासक है? गुजरात का शासक है, जो रहा सुल्तान कुतुबुद्दीन के साथ में ये संधि होती है। किसके साथ में? कुतुबुद्दीन। ये दोनों, एक तो महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन मेवाड़ को लेकर, किसको लेकर? मेवाड़ को लेकर आपस में संधि करते हैं कि यदि हमारा मेवाड़ पर अधिकार हो जाता है तो हम इस मेवाड़ को दो भागों में बांट लेंगे। एक भाग आपका हो जाएगा, एक हिस्सा मेरा हो जाएगा। कौन कर रहे हैं? गुजरात का शासक कौन है? कुतुबुद्दीन। वह मालवा का शासक कौन है? महमूद खिलजी। इन दोनों में एक समझौता होता है और एक संधि होती है जिसे कहते हैं साथियों चंपानेर की संधि। किसकी संधि कहते हैं? चंपानेर की संधि। कब हो रही है? 1456 में। लेकिन इस संधि को राणा कुंभा, दोनों को अधिकार तो होता है इन दोनों का, लेकिन 1457 में राणा कुंभा इन दोनों को पराजित कर देता है और मालवा पर भी अपना अधिकार कर लेता है। कौन अधिकार कर लेता है? राणा कुंभा। इस प्रकार जो इन दोनों के बीच की संधि हुई वह असफल मानी जाती है। किसने असफल कर दी? राणा कुंभा ने। इसलिए जो अभियान किए इसने, इसके काल का काल सांस्कृतिक दृष्टि से, स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल माना जाता है, इसलिए इसको कई उपाधियां दी गई। किसको? राणा कुंभा को। राणा कुंभा की जो प्रमुख उपाधियां हैं ये भी पूछ ली जाती हैं साथियों।
तो पहले जो हम मोकल के बाद में जो मेवाड़ का प्रमुख शासक बना उसका नाम क्या है? राणा कुंभा। क्या है साथियों? राणा कुंभा। इसका समय कितना माना जाता है? 1433 से 1468। कितना माना गया? 1433 से 1468। इसने जो पहला अभियान किया वो मालवा के विरुद्ध किया था और 1437 में जो पहला अभियान किया और ये युद्ध हुआ जिसे कहते हैं हम सारंगपुर का युद्ध। किसका युद्ध कहते हैं साथियों? सारंगपुर का युद्ध। इस सारंगपुर के युद्ध में ये महमूद खिलजी को पराजित करता है और मालवा के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है। लेकिन फिर 1456 में गुजरात का शासक व मालवा का शासक आपस में संधि करते हैं। ये संधि होती है 1456 में, जिसे कहते हैं साथियों चंपानेर की संधि। किसकी संधि कहते हैं? चंपानेर की संधि। और इस संधि के तहत ये आपस में मेवाड़ के क्षेत्र को बांटने की बात करते हैं और इस पर अपना अधिकार जमाते हैं। लेकिन इस संधि को असफल कौन करता है? राणा कुंभा। क्योंकि 1457 में ये महमूद खिलजी वह गुजरात के शासक को पराजित कर देता है। कौन पराजित कर रहा है? राणा कुंभा। इस प्रकार मेवाड़ को लेकर जो संधि हुई थी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1456 में। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। किसको लेकर हुई थी? मेवाड़ की सीमा को बंटवारे को लेकर ये संधि की गई, जिसे कहते हैं साथियों चंपानेर की संधि। कौन सी संधि कहते हैं? चंपानेर की संधि। जो राणा कुंभा है इसको कई उपाधियाँ दी गई, क्योंकि इसके काल में कई स्थापत्य कला व सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल किसका माना जाता है? राणा कुंभा का। किसका? राणा कुंभा का। इसलिए इसको कई उपाधियाँ दी गई। किसको? राणा कुंभा को। इसको राजगुरु क्या कहा गया? राजगुरु, दान गुरु। कौन सा? राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु। राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, राणा रासो। राणा रासो कौन सा साथियों? राणा रासो। वह इसके अलावा भी कई उपाधियाँ इनको दी गई थी, जिनमें प्रमुखतः रायन। कौन सी? रायन। वह इसके अलावा नरपति भी किसको कहा गया है? राणा कुंभा को। अशोकपति। कौन सा? अशोकपति भी किसको कहा गया है? राणा कुंभा को। इसके अलावा हिंदू सुल्तान। क्या कहा गया है? हिंदू सुल्तान। हिंदुओं का राजा था ये, हिंदू सुल्तान भी किसको कहा गया है? राणा कुंभा को। हम क्या पढ़ रहे हैं? राणा कुंभा की उपाधियाँ जो प्रमुखतः इसे को दी गई थी। किसको? राणा कुंभा को। हिंदुओं का रक्षक था, इसलिए क्या कहा जाता है? हिंदू सुल्तान। किसको? राणा कुंभा को। इसके अलावा इसको राणा कुंभा को महाराजा धीराज, राजा धीराज भी किसको कहा गया है? राणा कुंभा को। इसके अलावा अभिनव भट्टाचार्य भी किसको कहा गया है? राणा कुंभा को। साथियों पहले सर्वप्रथम मैंने आपको राणा कुंभा के बारे में जो बताया उसमें प्रमुखतः जो अभियान इसने किए थे, एक तो सारंगपुर का युद्ध और इसके समय एक संधि होती है चंपानेर की संधि, जो प्रसिद्ध संधि मानी जाती है। इसलिए इसका काल राणा कुंभा का महत्वपूर्ण काल होने के कारण इसको राणा कुंभा को कई उपाधियाँ दी गई। इसको राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु,
राणा रासो, राय नारायण, राय रायन, नरपति, अशोकपति, हिंदू सुल्तान, क्योंकि इसको हिंदुओं का रक्षक माना है। हिंदुओं का क्या माना है? इसको रक्षक है, इसलिए इसको क्या कहा गया? हिंदू सुल्तान। महाराजाधिराज अभिनव भट्टाचार्य आदि उपाधियां किसकी हैं? राणा कुंभा की। तो ये उपाधियां भी आपको विशेष रूप से राणा कुंभा की साथियों ध्यान में रखनी है। इनमें कौन सी हैं? राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, राणा रासो, राय रायन, नरपति, अशोकपति, हिंदू सुल्तान, महाराजाधिराज अभिनव भट्टाचार्य आदि प्रमुख उपाधियां किसकी मानी गई हैं? राणा कुंभा की, क्योंकि मेवाड़ का एक ऐसा शासक हुआ है सर्वाधिक उपाधियों जिसे प्रदान की गई हैं। किसको दी गई हैं? राणा कुंभा को। इस प्रकार राणा कुंभा का काल महत्वपूर्ण काल माना जाता है। और इसके अलावा जो राणा कुंभा है, इसका काल सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल माना गया है। कौन सी दृष्टि से? सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल किसका माना गया है? राणा कुंभा का। किसका? राणा कुंभा का, क्योंकि राणा कुंभा ने कई उपाधियां मिली, सांस्कृतिक उपाधियां भी इनको दी गई। इस आधार पर कहा जाता है कि राणा कुंभा का काल सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है। तो राणा कुंभा ने के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है उनमें एक ग्रंथ है वीर विनोद कौन सा ग्रंथ साथियों? वीर विनोद, जिसके रचयिता श्यामल दास है। कौन सा ग्रंथ साथियों? वीर विनोद। कौन सा? वीर विनोद। रचयिता कौन है? श्यामल दास। इस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि राणा कुंभा ने, किसने? राणा कुंभा ने मेवाड़ में यानी कि राजस्थान में, जो कि प्रमुख दुर्ग माने जाते हैं, 84 प्रमुख दुर्गों में से, कितने में से? 84 प्रमुख दुर्गों में से 32 दुर्गों का, कितने दुर्गों का? 32 दुर्गों का निर्माता किसे माना गया है? राणा कुंभा को। किसको माना गया है साथियों? राणा कुंभा का। इनमें से राणा कुंभा ने जो दुर्गों का निर्माण करवाया था, किसने? राणा कुंभा ने। इसकी जानकारी हमें वीर विनोद, जो कि श्यामल दास के द्वारा रचित ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के आधार पर इसने प्रमुख दुर्गों का जो निर्माण करवाया, उनमें सबसे प्रमुख जो दुर्ग माना जाता है साथियों, वह है कुंभलगढ़। कौन सा है साथियों? कुंभलगढ़। मैंने क्या कहा कि राणा कुंभा के दुर्गों का निर्माता इसे माना गया, और इन दुर्गों के निर्माता होने के कारण वीर विनोद, ये ग्रंथ भी ध्यान में रखना है, जो कि श्यामल दास का, किसका रचित है? श्यामल दास द्वारा इस ग्रंथ के आधार पर जो प्रमुख दुर्गों का निर्माण करवाया, उनमें से सबसे प्रमुख दुर्ग है वह है कुंभलगढ़। कौन सा है साथियों? कुंभलगढ़। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता राणा कुंभा ने जितने दुर्गों का निर्माण करवाया, उनमें से सबसे प्रमुख जो दुर्ग माना जाता है वह है कुंभलगढ़। कौन सा है साथियों? कुंभलगढ़। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण 1443 से लेकर 1459 के बीच में हुआ, ये ध्यान में रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब से कब तक हुआ? 1443 से लेकर 1459। और कौन करवा रहा है? राणा कुंभा। किसने करवाया साथियों? राणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण, क्योंकि इसने मालवा विजय की थी, दक्षिण गुजरात पर अपना अधिकार जमाया था, उस विजय के उपलक्ष्य में वह अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में
इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने? राणा कुंभा ने। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? कुंभलगढ़। क्या रख दिया साथियों? कुंभलगढ़। इस दुर्ग का कहा भी जाता है कि नागौर विजय अभियान पर ही किया था इसने। तो नागौर विजय के उपलक्ष्य में भी, यानी कि युद्धों की विजय व अपनी पत्नी की याद में कौन सा दुर्ग का निर्माण करवाया? कुंभलगढ़। कौन सा? कुंभलगढ़। और इस दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी माना जाता है, शिल्पकार, यानी कि रूपरेखा तैयार करने वाला जो शिल्पी हैं वह है मंडन। कौन है साथियों? मंडन। वो किसका? कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी है वो कौन था? मंडन। इस दुर्ग को, जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, कभी आप मेवाड़ में घूमने गए होंगे तो उदयपुर के इधर में जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है साथियों? सबसे ऊंचाई पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। इसमें ये राणा कुंभा अपना निवास स्थान भी बनाया था, जिसे कहते हैं, इसी दुर्ग में जो अरावली की श्रृंखला है, इन अरावली की ऊंची ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों पर इसी दुर्ग का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने, जिसे कहते हैं साथियों कुंभलगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहते हैं साथियों? कुंभलगढ़ का दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण कब किया गया? 1443 से लेकर 1459 के बीच में नागौर विजय, गुजरात विजय व अपनी पत्नी कुंभल देवी के लिए याद में कौन से दुर्ग का निर्माण करवा रहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है। और ये अंतिम छोर पर, कौन से? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतिम छोर पर, जो कि ऊंची पहाड़ी पर अंतिम रूप से इसी के अंदर एक दुर्ग और बना हुआ है, जिसे कहते हैं कटारगढ़। क्या कहते हैं साथियों? कटारगढ़, जो कि इसे मेवाड़ की आँख कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मेवाड़ की आँख। किसको कहते हैं? कटारगढ़ को, क्योंकि ये कटारगढ़ सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही छोटा सा एक दुर्ग बना हुआ है, जो सुरक्षा की दृष्टि से, और इसी को अपना निवास स्थान किसने बनाया था? राणा कुंभा ने। किसने बनाया था साथियों? राणा कुंभा ने, जिसे कहते हैं कटारगढ़। क्या कहते हैं? कटारगढ़। और इसको क्या कहा गया है? मेवाड़ की आँख। क्या कहा है? मेवाड़ की आँख। इस कटारगढ़ को जो हमारे राजस्थान के इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टोड। कौन साथियों? कर्नल जेम्स टोड, जो कि राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है। इस कर्नल जेम्स टोड ने इस कटारगढ़ दुर्ग को, कौन से दुर्ग को? कटारगढ़ दुर्ग को शेर की मांद के समान बताया है। किसके समान बताया है? शेर की मांद। यानी कि जिस प्रकार शेर की जो गुफा है उसमें यदि चले गए तो वापस आना मुश्किल है, उसी प्रकार इस दुर्ग की तुलना कटारगढ़ की दुर्ग की कौन कर रहा है? कर्नल जेम्स टोड। और इसे क्या कहा है? शेर की मांद के समान। किसको बताया है? कटारगढ़ को, जो कि किसके अंदर बना हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत। किसके अंदर? कुंभलगढ़ दुर्ग। मैंने क्या कहा? जैसे जो श्यामल दास जी का कौन सा ग्रंथ है? वीर विनोद। इस वीर विनोद से हमें जानकारी मिलती है कि राणा कुंभा ने सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करता भी कौन है? राणा कुंभा, क्योंकि इसने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कौन करवा रहा है? राणा कुंभा। और इन जो 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, उनमें से सबसे प्रमुख जो दुर्ग माना जाता है वह है कुंभलगढ़। कौन सा है साथियों? कुंभलगढ़। जो कि इसका शिल्पकार यानी कि जो शिल्पी माना जाता है वह है मंडन। कौन है साथियों? मंडन। और इसमें ये कुंभलगढ़ दुर्ग सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है, और इसी के अंदर एक दुर्ग और छोटा सा बना हुआ है, जिसे कहते हैं साथियों कटारगढ़। क्या कहते हैं? कटारगढ़। इसलिए इसको क्या बताया है? मेवाड़ की आँख। क्या बताया है? मेवाड़ की आँख। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? शेर की मांद, क्योंकि ये
मेवाड़ के शासकों की निवास स्थान किसको माना गया है? कटारगढ़ को। किसको? कटारगढ़ को। इस जो कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है मेवाड़ में, इसी के अंदर एक तो मामदेव का मंदिर है। किसका है साथियों? मामदेव का मंदिर भी किसके अंतर्गत बना हुआ है? किसका? मामदेव। मामदेव का मंदिर, कुंभ श्याम का मंदिर, कुंभ श्याम का मंदिर जो कि किसके अंदर बना हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। किसके अंदर? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। इस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण जो दुर्ग माना जाता है साथियों, वह है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। हम क्या पढ़ रहे हैं? राणा कुंभा की, जो कि सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इसे दुर्गों का निर्माता भी कहा गया है। सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता भी कौन है? राणा कुंभा। जिनमें से जितने दुर्गों का, जैसे बसंतगढ़ है, अचलगढ़ है, भीलवाड़ा में भी इसने दुर्गों का निर्माण करवाया था। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण दुर्ग है जो पूछा जाता है, वह है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा है साथियों? कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण 1443 से 1459 में करवाया गया। नागौर विजय के उपलक्ष्य में मैं अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में इस दुर्ग का निर्माण करवाया, और ये सबसे ऊंचाई पर बना हुआ दुर्ग है। सुरक्षा की दृष्टि से सबसे प्रमुख दुर्ग माना जाता है, और मेवाड़ के शासकों का शासन यहाँ से ही चलता था। कौन से दुर्ग से? और ज़्यादातर जो शासक बने हैं, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे राणा सांगा हो, सभी का अंतिम रूप से राज्याभिषेक जो हो रहा है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुआ है। किस में हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसलिए इस दुर्ग को महत्वपूर्ण दुर्ग माना गया है। और इसके अंदर कौन सा दुर्ग है साथियों? कटारगढ़, जिसको मेवाड़ की क्या कहा है? आँख। क्या कहा है? आँख। और कर्नल जेम्स टोड ने किसकी उपाधि दी है? इसको किसके समान बताया है? शेर की मांद के समान। और इसी दुर्ग के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कौन सा मंदिर बना हुआ है? मामदेव का मंदिर व कुंभ श्याम का मंदिर। इस प्रकार इसको प्रमुख माना गया है। इस दुर्ग से कई स्मृतियाँ जुड़ी हुई है, क्योंकि जब पन्नाधाई, कौन सी? पन्नाधाई। आगे जैसे उदय सिंह पढ़ोगे आप, तो पन्नाधाई जो कि हमारे राजस्थान की प्रमुख वीरांगनी महिला मानी गई है। कौन सी? पन्नाधाई। इस पन्नाधाई ने जब बनवीर शासक बनना चाहता था, तो ये उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था, क्योंकि राणा सांगा 1527 में बाबर के साथ युद्ध में हार जाता है और सांगा की मृत्यु हो जाती है। तो पन्नाधाई उदय सिंह की रक्षा करती हैं। किसकी रक्षा करती हैं साथियों? उदय सिंह की। और इस उदय सिंह को ये अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर किसकी रक्षा कर लेती हैं? उदय सिंह की। और इस उदय सिंह को ये कुंभलगढ़ दुर्ग में, कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा, कौन? आशा देवपुरा के पास रखती हैं। कौन? किसकी रक्षा करती हैं? उदय सिंह की। और किसके पास भेज देती है कुंभलगढ़ दुर्ग में? आशा देवपुरा के पास। किसके पास? आशा देवपुरा के पास। इसलिए इस दुर्ग को प्रमुख माना गया है, क्योंकि इसी दुर्ग में आगे जाकर उदय सिंह का, किसका? उदय सिंह का महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी किस में हो रहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसलिए साथियों, ये कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ का सबसे प्रमुख दुर्ग माना जाता है। लेकिन राणा कुंभा ने इस दुर्ग के अलावा अन्य कई दुर्गों का निर्माण करता भी किसको माना गया है? राणा कुंभा को। मैंने जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कि हमारे राजस्थान के 84 प्रमुख दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता कौन है? राणा कुंभा। कौन है? राणा कुंभा। जो कि इनमें से सबसे प्रमुख दुर्ग इनका कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा है साथियों? कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण 1443 से 1459 के बीच में किसके समय हुआ? राणा
कुंभा के समय। किसके समय? राणा कुंभा के समय। और इसका जो वास्तुकार यानी कि शिल्पी था किसका? कुंभलगढ़ दुर्ग का, वो कौन था? मंडन। कौन है साथियों? मंडन। और यही मेवाड़ का सबसे प्रमुख दुर्ग माना जाता है। इसके अलावा राणा कुंभा ने कई अन्य दुर्गों का निर्माण भी करवाया था, जिनमें प्रमुख रूप से जैसे अचलगढ़ का दुर्ग। कौन सा साथियों? अचलगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? अचलगढ़ का दुर्ग। इसके अलावा बेराट का दुर्ग। किसका दुर्ग? बेराट का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बेराट का दुर्ग। इसके अलावा बसंतगढ़ दुर्ग। कौन सा? बसंतगढ़ दुर्ग, यानी कि एक भोमट का दुर्ग। कौन सा? भोमट। भोमट का दुर्ग। ये आदि जो प्रमुख दुर्ग हैं उनका निर्माण करता कौन है? राणा कुंभा। कौन है साथियों? राणा कुंभा। और इसी ने ही इन प्रमुख दुर्गों का निर्माण करवाया था। सबसे प्रमुख तो कौन सा था? कुंभलगढ़। कौन सा साथियों? कुंभलगढ़। इसके अलावा मैं आपको कौन सा बता रहा हूँ? अचलगढ़। इस दुर्ग का निर्माण कौन सा? अचलगढ़। इस दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने माउंट आबू, जो कि सिरोही में, जो कि माउंट आबू में हमारे अरावली की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और यहीं पर एक छोटा सा दुर्ग बना हुआ है जो कि दक्षिण से आक्रमणों को रोकने के लिए, इस दुर्ग सुरक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, जिसे कहते हैं अचलगढ़ का दुर्ग। कौन सा? जो कि माउंट आबू में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? माउंट आबू में। इसके अलावा जो बेराट के दुर्ग का निर्माण करवाया, जो भेड़ जाति थी, इन भेड़ों को रोकने के लिए इसने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था साथियों? बेराट के दुर्ग का। कौन सा? बेराट का। इसके अलावा अगला कौन सा है? भोमट का दुर्ग। कौन सा? भोमट का दुर्ग। जो ये भोमट का दुर्ग है, ये भीलों की सुरक्षा के लिए, किसकी रक्षा के लिए? भीलों की, क्योंकि भील जनजाति भी आक्रमण कर देती थी। इन जनजातियों को रोकने के लिए किसका निर्माण करवाया? भोमट के दुर्ग का। पहला कुंभलगढ़ के बाद में अचलगढ़, बेराट, भोमट दुर्गों का निर्माता भी किसे माना जाता है? राणा कुंभा को। इसके अलावा बसंतगढ़, कई दुर्गों का निर्माण भी किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। किसने करवाया था साथियों? राणा कुंभा ने। इस राणा कुंभा का काल दुर्गों के निर्माता होने के कारण स्थापत्य के क्षेत्र में सबसे प्रमुख काल किसको माना गया है? और इसी का काल मेवाड़ का स्वर्ण काल भी माना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक निर्माण किसके समय हो रहा है? राणा कुंभा के समय। किसके समय? राणा कुंभा के समय। और इसके समय की जो सबसे प्रमुख कुंभलगढ़ दुर्ग के अलावा जो मानी जाती हैं वह है कीर्ति स्तंभ। कौन सा स्तंभ साथियों? कीर्ति स्तंभ, जो कि सबसे प्रमुख माना गया है। कौन सा स्तंभ? कीर्ति स्तंभ, जो कि इसके स्थापत्य कला में सबसे प्रमुख माना जाता है। इसका निर्माण राणा कुंभा, कौन सा? कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण हुआ 1440 से कब से शुरू हो रहा है? कौन से? कीर्ति स्तंभ, जो कि प्रमुख माना गया है। इसका निर्माण 1440 से 1448 के बीच में हुआ। कब हो रहा है? 1440 से 1448। जैसे मैंने बताया था, कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार यानी कि शिल्पी तो कौन था? मंडन। कौन था? मंडन। जबकि कीर्ति स्तंभ का जो शिल्पी होगा, क्योंकि यह महमूद खिलजी के विजय अभियान के बाद में कीर्ति स्तंभ का, उसकी विजय की याद में महमूद खिलजी को पराजित कर देता है सारंगपुर के युद्ध में। फिर ये कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाता है, और इसका निर्माण में 8 वर्ष लगे। 1440 से 1448 के बीच में
इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ। और इसका जो प्रमुख शिल्पी थे देपा पूंजा प्रमुख माने जाते हैं किसके, कीर्ति स्तंभ के। और ये महमूद खिलजी, कौन सा, महमूद खिलजी को पराजित करने के उपलक्ष्य में इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाता है। इसलिए कीर्ति स्तंभ को विजय स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, विजय, क्योंकि विजय के उपलक्ष्य में करवाया जाने के कारण इसको क्या कहा गया है, विजय स्तंभ। क्या कहा गया है, विजय स्तंभ। यह जो स्तंभ बना हुआ है एक चौड़ी पट्टी, यानी कि ये 9 मंजिला है। कितने मंजिला है साथियों, 9 मंजिला रूप में बना हुआ कौन सा है, कीर्ति स्तंभ। कौन सा, कीर्ति स्तंभ, जो कि प्रमुख माना गया है। इसमें ये 9 मंजिला माना गया है। कितने मंजिला है साथियों, 9 मंजिला। कौन सा स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ। कौन सा, कीर्ति स्तंभ। इसकी जो चौड़ाई मानी गई है वो 30 फीट चौड़ा है। कितना फीट माना गया है, 30 फीट क्या माना गया है, चौड़ा। 30 फीट कितना है ये, चौड़ा जो कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई है वह 125 मीटर मानी गई है। कितनी मानी गई है, 125 मीटर ऊंचाई मानी गई है। किसकी, फीट ऊंचा क्या माना गया है, ऊंचाई कितनी मानी गई है, 125 फीट। किसकी, कीर्ति स्तंभ की। और ये स्थापत्य कला में सबसे प्रमुख माना गया है कौन सा, कीर्ति स्तंभ। क्योंकि ये महमूद खिलजी विजय उपलक्ष्य में इस दुर्ग का यानी कि इस स्तंभ का निर्माण करवाया था और इसे विजय स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, विजय स्तंभ। इसी में ही प्रमुख माना गया है इसको। कई मूर्तियां इसमें, प्रत्येक मंजिल पर हजारों मूर्तियां लगी हैं, इसलिए इसको मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। मूर्तियों का क्या कहा गया है, अजायब घर। किसको कहा गया है, कीर्ति स्तंभ को। किसको, कीर्ति स्तंभ को। इसको मूर्तियों का मूर्ति कोष भी किसको कहा गया है, कीर्ति स्तंभ को। क्योंकि इसमें हजारों की संख्या में क्या लगी हुई है, मूर्तियां। और इसमें प्रमुखतः जो कि मूर्तियां लगी हुई हैं वो है विष्णु भगवान की, इसलिए इसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, विष्णु ध्वज भी किसको कहते हैं, कीर्ति स्तंभ को। मूर्तियों का अजायब घर किसको कहते हैं, कीर्ति स्तंभ को। मूर्ति को कोष भी किसको कहते हैं, कीर्ति स्तंभ को। किसको कहते हैं, कीर्ति स्तंभ को। इस पर विजय का प्रतीक होने के कारण, किसका प्रतीक होने के कारण ये कीर्ति स्तंभ किसका प्रतीक माना गया है, विजय का। किसका, विजय का। इसलिए इसको क्या कहते हैं, विजय स्तंभ। क्या कहते हैं साथियों, विजय स्तंभ भी किसको कहते हैं, कीर्ति स्तंभ को। किसको, कीर्ति स्तंभ को। इसलिए यह स्तंभ हमारे राजस्थान का सबसे प्रमुख माना गया है। इसमें 9 मंजिल जो हैं, इसमें तीसरी मंजिल पर 9 बार, कितनी बार साथियों, 9 बार अल्लाह अंकित हैं। इसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है शायद ये महमूद खिलजी को जो पराजित किया तो हो सकता है पहली इन मंजिलों का निर्माण इन्होंने करवाया हो, लेकिन इसको पूरा किसने करवाया, राणा कुंभा ने। तो ये प्रमुख स्तंभ माना जाता है। इसके अलावा इसको मूर्तियों का विश्व कोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्तियों का विश्व कोश भी किसको कहते हैं, कीर्ति स्तंभ को। किसको कहते हैं, कीर्ति स्तंभ को। तो साथियों यहाँ से कई बार प्रश्न आ जाता है, तो हमको इसको प्रमुखता ध्यान में रखना है। और इसी स्तंभ पर एक प्रशस्ति लिखी हुई है, जिसे कहते हैं, एक प्रशस्ति लिखी हुई है जो कि मेवाड़ के राजाओं महाराजाओं शासकों को मेवाड़ के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है, और इसे कहते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या कहते हैं साथियों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति।
जिसमें मेवाड़ के इतिहास लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसके रचनाकार जो कीर्ति स्तंभ माने गए हैं, इसके प्रशस्ति के रचनाकार अत्रि व महेश को माना गया है। किसको माना गया है साथियों? अत्रि व महेश प्रमुख रूप से माने गए हैं और इन्हीं के द्वारा इस प्रशस्ति का निर्माण किया गया है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो कीर्ति स्तंभ है, कौन सा कीर्ति स्तंभ, जो कि किसने करवाया? राणा कुंभा ने। मैंने आपसे क्या कहा कि इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण महमूद खिलजी को जब ये पराजित करता है 1437 में, इसके बाद में इस स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये विजय का प्रतीक होने के कारण इसको विजय स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजय स्तंभ, जो कि हमारी प्रमुख स्तंभ माना गया है। इसमें सर्वाधिक मूर्तियां लगी हुई हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है? मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का विश्वकोश, मूर्ति कोश भी किसको कहा गया है? कीर्ति स्तंभ को। किसको? कीर्ति स्तंभ को। प्रमुखतः इसमें विष्णु की मूर्तियां लगी होने के कारण इसको कहते हैं विष्णु ध्वज। क्या कहते हैं साथियों? विष्णु ध्वज। मैंने आपको बताया ये कितने मंजिला है? 9 मंजिला। कितना? 9 मंजिला। इसकी चौड़ाई कितनी है? 30 फीट। कितनी है? कितना फीट चौड़ा है ये? 30 फीट। वह ऊंचाई कितनी है? 125 फीट। कितनी है? 125 फीट। मैंने आपको बताया कि कीर्ति स्तंभ की तीसरी मंजिल है, उस पर 9 बार अल्लाह अंकित है। क्या अंकित है? 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द। तो ये जो प्रतीक माना गया है, इसी कारण ये हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व हमारी पुलिस प्रशासन का प्रतीक चिन्ह भी किसको माना गया है? कीर्ति स्तंभ से ही लिया गया है, विजय स्तंभ को। किसको? विजय स्तंभ को। इसलिए ये कीर्ति स्तंभ महत्वपूर्ण माना जाता है और इसका निर्माण भी किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। इसके पास में इसी स्तंभ पर एक प्रशस्ति लिखी हुई है, जिसे कहते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसके रचनाकार अत्रि व महेश माने गए हैं। इस प्रकार जो राणा कुंभा का काल माना गया है साथियों, वो सबसे प्रमुख काल स्थापत्य के क्षेत्र में ही माना जाता है। मैंने आपको सर्वप्रथम राणा कुंभा की विजय के बारे में जानकारी दी। इसके बाद में पहले जैसे मैंने क्या कहा कि इसने सारंगपुर के युद्ध में किसको पराजित किया था? मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी फर्स्ट। उसको पराजित कर अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाता है। उसके बाद में इसी के समय 1456 में एक संधि होती है, जिसे कहते हैं चंपानेर की संधि। कौन सी संधि कहते हैं साथियों? चंपानेर की संधि। और ये संधि मालवा का शासक महमूद खिलजी व गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन के बीच में मेवाड़ की सीमा को बंटवारा करते हैं और आपस में बांटने की योजना बनाते हैं और एक संधि करते हैं, जिसे कहते हैं चंपानेर की संधि, जो कि कब हो रही है? 1456 में। लेकिन वो संधि तो कर तो लेते हैं, लेकिन राणा कुंभा इस संधि को असफल कर देता है, क्योंकि 1457 में ये महमूद खिलजी व गुजरात के शासक को भी पराजित कर देता है। कौन कर देता है? राणा कुंभा। इसके बाद में ये सांस्कृतिक निर्माता काल इसका माना गया है। किसका? राणा कुंभा का। और इसमें जो वीर विनोद ग्रंथ है, जो श्यामल दास के द्वारा रचित है, इसमें 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता किसको बताया है? राणा कुंभा को। इसलिए इसका काल प्रमुख माना जाता है। और इनमें से सबसे प्रमुख दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़। कौन सा दुर्ग है साथियों? कुंभलगढ़ दुर्ग। और इस दुर्ग का निर्माण कब से कब तक हुआ था? 1443 से लेकर 1459 के बीच में कौन से दुर्ग का निर्माण हुआ? कुंभलगढ़। और इसका प्रमुख वास्तुकार यानी कि शिल्पी जो था, वो क्या बताया था आपको? मंडन। कौन था साथियों? मंडन। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, सबसे ऊंचाई पर बना हुआ दुर्ग है। और इसी के अंदर एक और दुर्ग बना हुआ है छोटा सा, उसे कहते हैं कटारगढ़, जो कि मेवाड़ की आंख और कर्नल जेम्स टोड ने इसे शेर की मांद के समान बताया है। और क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ के शासकों का निवास स्थान, शरण स्थली माना गया है, क्योंकि इसी में ही पन्नाधाय ने उदय सिंह को छुपाया था और आशा देवपुरा के पास इसकी रक्षा की थी। उदय सिंह का राज्याभिषेक भी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक में भी कौन से दुर्ग में हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसलिए
कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ का सबसे प्रमुख दुर्ग माना जाता है और इस दुर्ग का निर्माण करता कौन है? राणा कुंभा। इसके अलावा आपको बताया था कि इसने अचलगढ़ दुर्ग, बेराट का दुर्ग, भौमट का दुर्ग आदि दुर्गों का निर्माता भी किसे माना गया है? राणा कुंभा को। किसको? राणा कुंभा को। इसके बाद में इसकी सबसे प्रमुख जो उपलब्धि मानी जाती है वह है कीर्ति स्तंभ। कौन सा? कीर्ति स्तंभ, जो कि देपा व पूंजा इसका प्रमुख वास्तुकार माना गया है। और ये कितना मंजिला है? 9 मंजिला, क्योंकि ये विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। तो साथियों, आज हमने पढ़ा है राणा कुंभा। कौन सा शासक पढ़ रहे हैं? राणा कुंभा। आपको मैंने मोकल जो इससे पहले का शासक पढ़ाया था, उससे पहले जो शासक बताए उनमें राणा लाखा जो प्रमुख थे, राणा शाखा के प्रमुख शासक माने जाते हैं, जो कि आगे आपको जो और शासक हुए हैं जैसे रायमल हैं और उसके बाद में राणा सांगा और महाराणा प्रताप जो कि प्रमुख प्रतापी शासक माने जाते हैं। तो इस प्रकार ये मेवाड़ का इतिहास आगे पढ़ाते जाएंगे।